अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 6 मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम उसकी सवालात के बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्टूडेंट्स तमाम मारूजी सवालात करेंगे। चलिए उनको हल करने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। ये तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 6 हम सारा कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं उसकी मशक की तरफ। और सबसे पहले हम करेंगे मारूजी सवालात। तो देखते हैं हमें कौन कौन से सवालात दिए गए हैं। दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स और फासला के दरमियान जाविया जो है ये वर्क में होता है जैसा कि दिया गया है, और उन्होंने पूछा कि वर्क सिफर कब होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वर्क क्या होता है। एफ डॉट एस बराबर है एफ एस कोस थीटा के। स्टूडेंट्स ये जो एंगल है ये दरअसल फोर्स और फासले के दरमियान में जो जाविया बन रहा है वो है थीटा। फर्ज करें अगर हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में है और जिस्म इस डायरेक्शन में हरकत कर रहा है तो ये जो जाविया होगा इसे हम कहते हैं थीटा। और हमने देखा था कि फोर्स का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला उसका कंपोनेंट है, वो वर्क करता है, जबकि जो वाई के अलोंग होता है वो वर्क नहीं करता। इसको हम कहते हैं एफ कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल कितना उन्होंने बताया हमें 45, 60, 90 और 180। उन्होंने हमसे पूछा है कि वर्क सिफर कब होगा। यहाँ पे अगर हम देखें फोर्स और फासला सिफर नहीं कर सकते हम, सिर्फ हमने देखना है कि कौन से ये जाविये पे हमारे पास वर्क सिफर होगा, मतलब कौन सा जाविया होगा जिसपे हमारे पास कोस थीटा की जो कीमत है वो ज़ीरो आएगी। स्टूडेंट्स अगर हम इनमें देखें तो 45 डिग्री पे कोस हमें जो वैल्यू देता है वो देता है 1/2 जज़र, 1/2 जज़र, ये है 45 डिग्री। और अगर हम 60 डिग्री पे देखें तो कोस 60 की जो हमारे पास कीमत आती है वो आती है 1/2। और कोस 90 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 0, यानी कि कोस 90 जो है, कोस 90 डिग्री जो है इसकी कीमत हमारे पास निकलती है सिफर। जब स्टूडेंट्स हमारे पास इस हिस्से की जो कीमत है वो सिफर हो जाएगी तो हमारे पास सारा जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, सिफर। यानी कि अगर हम देखें जब हमारे पास एंगल 90 होगा तो हमारे पास जो वर्क की कीमत होगी वो क्या निकलेगी, सिफर। और 180 जब हमारे पास 180 का एंगल होगा स्टूडेंट्स, तब जो कोस की वैल्यू आती है वो आती है -1, यानी कि कोस 180 डिग्री बराबर होता है -1 के। लिहाजा 90 डिग्री वो वाहद एंगल है इस दी गए सवाल में जिसमें हमारे पास वर्क जो है वो क्या होगा, सिफर। यानी कि हमारे पास जो जवाब है वो है सी, वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासले के दरमियान में जाविया 90 डिग्री होगा, जैसे कि हम हल कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन हो तो वर्क होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि अगर फोर्स की जो सिमत है वो जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन हो। स्टूडेंट्स अमूदन का मतलब क्या है, अमूदन मतलब 90 का जाविया। अगर फोर्स की जो हमारे पास डायरेक्शन है, सिमत है, वो अमूदन है किसके साथ, फासले की सिमत के साथ, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा। स्टूडेंट्स इससे ऊपर वाले सवाल में हमने देखा कि जब जाविया हमारे पास फोर्स और फासले की सिमत के दरमियान में 90 आता है, यानी कि अमूदन आता है, तो क्या होती है वैल्यू, सिफर। तो यहाँ पे इंतहाई ज़्यादा भी नहीं होगा, इंतहाई कम भी नहीं,
तो हमारा जवाब क्या होगा? 0। यानी कि हमारे पास जब फोर्स और जो फासला है उसकी सिमत के दरमियान में जाविया 90 होगा, यानी कि दोनों अमुदन होंगे, तो वर्क क्या होगा? 0। अब आगे उसने पूछा अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी दुगनी हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv² के, mv के मुरब्बा के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को 2 गुना कर दें, यानी कि अगर हम पुट कर दें v बराबर है 2v के, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? जी तो स्टूडेंट्स, जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो उसके ऊपर मुरब्बा होने की वजह से वो डबल को क्या कर देगी? 4 गुना, यानी कि 4 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमने देखा कि जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो उसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? 4 गुना। यानी कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी दुगनी हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, दुगना, 4 गुना निसफ। तो हमने हल करके देखा कि वो क्या हो जाती है? 4 गुना। ये जो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा कि 2 किलोग्राम की एक ईंट जमीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने में किया गया वर्क होगा। स्टूडेंट्स, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब जो किसी जिस्म के पास उसकी पोजीशन की वजह से होती है। यानी कि अगर हम किसी जिस्म को किसी बुलंदी पे ले जाएं तो वहाँ पे ले जाने में जितना वर्क हुआ है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 2 किलोग्राम की एक ईंट है जिसे हमने ज़मीन से उठाया और 5 मीटर की बुलंदी पे ले आए हैं। तो उसने पूछा है कि उसके करने में वर्क क्या होगा। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है? वर्क। हम देखते हैं कि हमारे पास वर्क का जो फार्मूला है वो क्या होता है। वर्क का फार्मूला होता है Fs। अब स्टूडेंट्स, जब हम बुलंदी का जिक्र करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? mg, यानी कि वजन के बराबर। हमने जो फोर्स लगाई है वो उस वजन को ऊपर लेके जाने में लगाई है, यानी कि वेट हमारे पास नीचे की तरफ अमल करता है और उतनी ही फोर्स वेट के बराबर हमें लगानी पड़ेगी ऊपर की जानब, तब हम उस वेट को ऊपर ले जाएंगे। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास जो वजन है वो बराबर है mg के, यानी कि फोर्स बराबर हो जाएगी mg के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क है वो बराबर है mg h के, क्योंकि यहाँ पे जो s है वो हमारे पास बुलंदी की सूरत में आ रहा है, तो फासला जो है वो बुलंदी की सूरत में हम लिखते हैं h। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 किलोग्राम का एक मास है, बुलंदी कितनी है? 5 मीटर। हमारे पास जो मास है वो है 2 किलोग्राम। जी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बुलंदी हमें कितनी दी गई है? 5 मीटर। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वर्क आ जाएगा वो क्या होगा? 100 जूल। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन दुरुस्त बन रहा है वो है डी। स्टूडेंट्स, 2 किलोग्राम की एक ईंट को 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाया गया है, उसको ले जाने में जो वर्क हुआ है वो है 100 जूल। अब आगे हम देखते हैं कि 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, उसकी स्पीड क्या होगी? स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है
और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी जिस्म के पास उसकी मोशन की वजह से हो, यानी कि एक जिस्म अगर हरकत कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि कोई जिस्म कितनी हरकत कर सकता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स, हमें मास दिया गया है 2 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी दी गई है 25 जूल और हमसे पूछा गया है कि उसकी स्पीड क्या होगी। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv² के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मास दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है और पूछा क्या गया? स्पीड, यानी कि हमें वेलोसिटी पूछी गई है। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 25, 1/2 और मास हमें कितना दिया गया? 2 किलोग्राम। और मालूम हमने क्या करना है? स्पीड, यानी कि यहां पे हमारे पास v का मुरब्बा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास v का मुरब्बा किसके बराबर है? 25 जूल के। हमें मालूम क्या करनी है? स्पीड। ये तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास v का मुरब्बा है 25 जूल, हमें चाहिए v यानी कि स्पीड, वो क्या आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। कैसे? हमने दोनों तरफ जिधर लिया और ये हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। ए हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। ये तो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। हमें कहा गया कि मंदरजा झेल में से कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है? स्टूडेंट्स, हमने मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी में तब्दील होते पढ़ा। हमने देखा कि लाइट एनर्जी मुख्तलिफ तरह की एनर्जी में तकसीम हो सकती है, यानी कि जिस तरह से हम एक इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उससे मैकेनिकल वर्क लेते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कहा गया है कि वो कौन सा डिवाइस है जिसमें हम लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया इलेक्ट्रिक बल्ब। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये 2 तरह की एनर्जी पैदा करता है। किस तरह से? इलेक्ट्रिक बल्ब को स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और हमें क्या मिलेगा? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। लिहाजा हमसे पूछा गया था लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लिहाजा ये दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। फिर हमसे कहा गया इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें क्या करते हैं? हम मैकेनिकल एनर्जी से देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। और उसके बाद है फोटोसेल। स्टूडेंट्स, फोटोसेल को हमने जो हमारे पास थी तजदीद शुदा एनर्जी, यानी कि हमने एनर्जी के ज़राए पढ़े थे, उनमें देखा था कि एक तजदीद वाली एनर्जी होती है और एक नाकाबिले तजदीद, यानी कि वो एनर्जी जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ख़त्म नहीं होती, उसे हम काबिले तजदीद ज़राए कहते हैं। स्टूडेंट्स, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सूरज की एनर्जी है वो काबिले तजदीद है, यानी कि उसे हम जब तक ये दुनिया कायम है तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा था कि सूरज से आने वाली रोशनी को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं और उसमें हमने इस्तेमाल किया था फोटो सेल को। हमने कहा था सोलर सेल इस्तेमाल करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करने के लिए। उस सोलर सेल के एक छोटे सेल को हम कहते हैं फोटो सेल। लिहाजा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करने के लिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? फोटो सेल। सी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद हमें कहा गया इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल में हमारे पास केमिकल एनर्जी तब्दील होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि हमसे कहा गया था लाइट एनर्जी को तब्दील करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लिहाजा हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है फोटो सेल। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया है जब किसी जिस्म को h बुलंदी तक उठाया जाता है तो उस पर किया गया वर्क
उसकी जिस एनर्जी की शक्ल में जाहिर होता है। हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी दिया गया है। हमने देखना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, हमने मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक और पोटेंशियल। हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी तो वो एनर्जी है जो किसी जिस्म के पास उसकी हरकत की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी जिस्म के पास उसकी पोजीशन की वजह से होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमने जिस्म को एक बुलंदी तक उठाया है, यानी कि उसकी पोजीशन को हमने चेंज किया है, उसकी पोजीशन को बदला है, तो उसके पास जो हमने उसको ऊपर उठाया है, फोर्स लगाई है, वर्क किया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने किस में तब्दील किया? पोटेंशियल एनर्जी में। वो किस तरह से? जब हमने उसको उठाया, हरकत दी, और हमारी जो वो एनर्जी है जिसे हमने हरकत देते हुए उसमें स्टोर किया है वो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हरकत करती हुई एनर्जी काइनेटिक, और जो उसमें स्टोर हुई है वो है पोटेंशियल। यानी कि हम कह सकते हैं जब किसी जिस्म को एच बुलंदी तक उठाया जाए तो उस पर किया गया वर्क जिस एनर्जी की शक्ल में जाहिर होगा, यानी कि जो उसमें स्टोर होगा, वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, अब हम अगले ऑप्शंस को देखते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इस वजह से नहीं हो सकता, हमने देखा था कि अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचें और उसमें जो स्प्रिंग में खिंचाव होगा तो उसके अंदर उसकी खिंचाव की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी जिस्म के अंदर उसमें खिंचाव की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, ये वो एनर्जी है जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में पाई जाती है, जो कि मैग्मा की वजह से होती है। तो लिहाजा हमारे पास इस सवाल का जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर हम किसी जिस्म को एक हाइट तक उठाएं, बुलंदी तक उठाएं, तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी, उसमें जो वर्क करेंगे हम, उस पर जो वर्क करेंगे उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उस वर्क की सूरत में वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कि कोयले में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी क्या है। स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कोयला है ये एक नाकाबिल तजदीद ज़राए में से एक ज़रिया है एनर्जी हासिल करने का। ये जो स्टूडेंट्स कोयले में जो ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो कौन सी होगी? केमिकल एनर्जी। लिहाजा हमारे पास इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि हीट एनर्जी हमारे पास वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारे पास हरारत होगी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हरकत की वजह से हो। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो हमने देखा था कि यूरेनियम के पास जो उसके यूरेनियम के एटम्स टूटते हैं, यानी कि उसके न्यूक्लियस की वजह से जो हमारे पास एनर्जी है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, फिशन और फ्यूजन। उन न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी। लिहाजा कोयले में जो ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होगी वो किस सूरत में होगी? केमिकल एनर्जी की सूरत में। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, डैम के पानी में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी क्या होती है। हमें पता है जब डैम में पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है तो उसमें उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम पानी को ज़ख़ीरा करेंगे स्टूडेंट्स, पानी अपनी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी हासिल करेगा। उसको ज़ख़ीरा करने में हमने वर्क किया और वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, पानी के पास काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब वो हरकत कर रहा होगा। जब उसको ज़ख़ीरा किया गया है डैम के अंदर तब वो मुतहर्रिक नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी उस वक्त होती है जब जिस्म मुतहर्रिक होता है। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। और थर्मल एनर्जी, किसी जिस्म के पास वो एनर्जी है जो उसकी हरारत की वजह से हो। तो हम कह सकते हैं कि डैम के पानी में जो ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। अब स्टूडेंट्स आगे हमारे पास सवाल है कि आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में सी जाहिर करता है आवाज़ की स्पीड को, रोशनी की स्पीड को, इलेक्ट्रॉन की स्पीड या ज़मीन की स्पीड। स्टूडेंट्स हमने देखा कि आइंस्टाइन की जो मसावात है वो होती है E बराबर है mc का मुरब्बा। ये हमारे पास एनर्जी है, ये मास है और ये स्पीड ऑफ लाइट है। यानी कि आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में जो C है हमारे पास वो किसको ज़ाहिर करता है स्टूडेंट्स? रोशनी की
स्पीड को, किसकी स्पीड को? रोशनी की स्पीड। और इस स्पीड को हमने देखा था, इसकी जो कीमत थी वो क्या थी स्टूडेंट्स? 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। लिहाजा आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में C रोशनी की स्पीड को जाहिर करता है। आखिरी सवाल है स्टूडेंट्स, वर्क करने की शरह को क्या कहते हैं? एनर्जी, टॉर्क, पावर, मोमेंटम। स्टूडेंट्स, हमने पावर की जो तारीफ की थी, हमने कहा था पावर क्या चीज़ है? पावर वो चीज़ है जो किसी जिस्म के वर्क करने की शरह को कहते हैं। यानी कि वर्क करने की शरह क्या होती है? पावर। वर्क करने की शरह क्या होती है? पावर। और ये चीज़ हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पावर की तारीफ क्या है? वर्क करने की शरह। लिहाजा हमारे पास जिसका दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा C। जी तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 6 वर्क और एनर्जी की जो मारूज़ी सवालात हैं उन सबको हल किया, और जिनको हम हिसाबी तरीके से हल कर सकते थे उनको भी हल किया और उनके दुरुस्त ऑप्शन लगाए। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी के तमाम मारूज़ी सवालात किए और उनको हल करने की कोशिश की। जी तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।